हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर वर्किंग विद फंक्शंस को। पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन तैयार की है ताकि आप सबको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वर्किंग विद फंक्शंस, इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में आप देख सकते हो। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, उनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है, वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, एलिजिबल रूल एंड म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। पूरे के पूरे टॉपिक्स हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं अब फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना फंक्शंस होता है। अब देखते हैं फंक्शंस क्या होता है। रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स होता है जो एक स्पेशल टास्क कंप्लीट करता है। फंक्शंस होता है एक कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना ताकि इसको रीयूज किया जा सके, उसका फिर से यूज किया जा सके और प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाया जा सके। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। फंक्शन क्या है, एक सब प्रोग्राम है, प्रोग्राम का एक पार्ट है जो डाटा पर काम करता है और एक वैल्यू को रिटर्न करता है। एक सैंपल फंक्शन देखो ये एक सैंपल फंक्शन है। सम नाम से फंक्शन बनाया है जो एक्स और वाई को एडिशन करता है, उसकी वैल्यू को एस में सेव करता है और फिर एस को रिटर्न कर देता है ताकि एस को प्रिंट किया जा सके। इसमें मेन प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होता है। एफ हमने एक वेरिएबल लिया जिससे हमने फंक्शन को कॉल किया और उसमें वैल्यूज दी 10 और 12। 10 और 10 एक्स में गई, 12 वाई में गई। एस एक वेरिएबल लिया जिसमें इन दोनों का एडिशन हुआ और इसमें इसकी वैल्यू आ गई और रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू एस को हमने वापस एफ में भेजा जिससे एफ की वैल्यू प्रिंट हुई, जिससे इन दोनों का सम प्रिंट हुआ 22। अगर हमने ये कोड हमने फिर किसी का सम करना हो, सपोज कोई और नंबर था 20 और 30 है, हम कोड को फिर लिखने के बजाय इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बस 20 और 30 लिख के। इस तरीके से फंक्शंस का यूज होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग फंक्शंस, मैक्सिमाइजिंग कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को रीयूज किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि 20 और 30 लिख के फिर कोड को यूज किया जा सकता है, बार बार कोड को लिखने की जरूरत ही नहीं। यही मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी, मतलब बार बार रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, बार बार उस कोड को डुप्लीकेट करने के बजाय उसी कोड को रीयूज किया जा सके। मेक प्रोग्राम सिंपलर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, प्रोग्राम छोटा बन जाए, इजी टू रीड हो, अंडरस्टैंडेबल हो, इससे प्रोग्राम छोटा बन जाता है। अब फंक्शंस कितने तरह के होते हैं। फंक्शंस 3 तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, जो डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं जिन्हें हम कभी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, इंट, इनपुट, हम इन्हें कोड में कभी भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स जैसे कि साइन, लॉग और रैंडम, ये फंक्शन जो होते हैं कुछ मॉड्यूल्स में सेव किए जाते हैं। जब इन्हें कॉल करना हो तो इनके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। अगले चैप्टर 4 में यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज में हम डिटेल में समझेंगे कि मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे उन्हें बनाया जाता है। इसी तरीके से कुछ फंक्शन है साइन, लॉग और रैंडम, ये अलग अलग मॉड्यूल्स में सेव होते हैं। इनको यूज करने के लिए इनके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है थ्रू इंपोर्ट स्टेटमेंट। और ये लास्ट होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब जो हम अपने ईज के लिए बनाते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। जैसे हमने पहले सम फंक्शन बनाया था ताकि हम उसका यूज कर सके, इन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब एक बार इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। ये प्री डिफाइंड ही होते हैं और ये हमेशा अवेलेबल होते हैं एक्सेस करने के लिए। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, प्री डिफाइंड इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स, कैन बी यूज्ड यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल साइन फंक्शन ऑफ मैथ मॉड्यूल, रैंडम फंक्शन ऑफ रैंडम मॉड्यूल। प्री डिफाइंड जो फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं कुछ मॉड्यूल्स में, उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है थ्रू इंपोर्ट स्टेटमेंट। साइन फंक्शन जो है वो मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है,
रैंडम फंक्शन जो है वो रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन है। अगर इन्हें यूज करना होगा तो हमें मैथ मॉड्यूल या फिर रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा थ्रू इंपोर्ट स्टेटमेंट। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, दीज आर क्रिएटेड बाय यूजर्स, कि वो हम अपने यूज के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए खुद क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं डिफाइनिंग फंक्शंस। फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। डेफ स्टेटमेंट होती है, डेफ का मतलब होता है डिफाइन। फंक्शन हेडर स्टार्ट करते हैं, फिर आता है फंक्शन का नेम, हम किस नाम से फंक्शन को बुला रहे हैं, इसको कॉल करने के लिए कौन सा नाम यूज करेंगे हम, सम। और फिर आता है इसके पैरामीटर्स, कि हमने इसमें कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू एक्स और वाई वैल्यूज को रिसीव करेंगे। फिर आता है स्टेटमेंट, जो मेन कोड है जो रन करेगा। एंड फिर रिटर्न स्टेटमेंट, जो एस वेरिएबल में जो प्रोग्राम चला उसकी जो वैल्यू आई वो एस में सेव होगी, और रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम एस को रिटर्न करेंगे। अब देखते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है कि इंटरप्रेटर, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो स्टेटमेंट्स को किस ऑर्डर में रीड करेगा, कि स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वो किस ऑर्डर में उस स्टेटमेंट्स को रीड करता है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक मैंने प्रोग्राम बनाया, हमने पहले भी इसकी कोड देखा है। डेफ सम नाम से फंक्शन बनाया जिसके दो पैरामीटर्स है एक्स और वाई। ये एस वेरिएबल लिया जिसमें एक्स और वाई का ऐड किया और उसकी वैल्यू एस में ली, और फिर प्रिंट एस किया। अब मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहां से। ए की वैल्यू हमने 10 ली, बी की वैल्यू 20 डिफाइन की। फिर हमने फंक्शन कॉल किया, सम फंक्शन को कॉल किया यहां पर, और उसमें दो वैल्यूज दी 10 और 20। अब x को रिसीव होगा 10, y को रिसीव होगा 20। इन दोनों का फिर एडिशन होगा और जो उसकी वैल्यू आएगी वो s में आ जाएगी, और फिर हम s को प्रिंट कर देंगे। ये सारे फंक्शन क्या था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखेंगे इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर इसे किस तरीके से रीड करेगा, किस ऑर्डर में रीड करेगा। वो पहले जाएगा फॉर स्टेटमेंट में। इंटरप्रेटर हमेशा मेन प्रोग्राम से स्टार्ट करता है, ना कि डेफिनेशन से। यानी वो पहले मेन कोड में आता है कि मेन स्टार्ट कहां से हो रहा है आपका कोड। तो पहले फोर्थ स्टेटमेंट में आया, ए की वैल्यू 10 डिफाइन की, फिर फिफ्थ में आया बी की वैल्यू 20 डिफाइन की। हम फंक्शन कॉल किया तब वो फर्स्ट स्टेटमेंट में गया, यानी जब फंक्शन कॉल किया तब वो फंक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद वो रीड करना स्टार्ट करेगा फंक्शन को। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट रीड हुई, सेकंड रीड हुई, और थर्ड में हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये था इस कोड का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेटर इसे इस ऑर्डर में रीड करेगा, 4 5 6 1 2 3, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर फंक्शन को, एक एक स्टेटमेंट को रीड करेगा। अब ये दूसरा मैंने इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसमें पहले मेन प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। ए को 10 दिया, बी को 20 दिया, और आई वेरिएबल के थ्रू मैंने इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल किया, जिसमें ए बी और यहाँ पे सी भी एक मिसिंग रह गया। आई वेरिएबल में हमने इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल किया और उसमें ए बी सी जो हमने वैल्यूज दी हैं, इसको इंटरेस्ट फंक्शन में के पैरामीटर्स को देंगे। 10 जाएगी एक्स को, वाई को मिलेगा 20 और जी को मिलेगा 10। इन एस वेरिएबल में मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एस में इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट सेव हो जाएगा एस में। एस को फिर हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न कर देंगे। रिटर्न किसको करेंगे? आई में, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था उसी वेरिएबल में हम इसको रिटर्न कर देंगे और फिर प्रिंट आई कर देंगे। अब देखते हैं कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, किस ऑर्डर में इसे इंटरप्रेटर रीड करेगा। पहले फोर्थ मेन प्रोग्राम से हमेशा स्टार्ट होगा। ए को रीड करेगा, ए की वैल्यू 10, फिर बी की वैल्यू 20, फिर सिक्स्थ में सी की 10। फिर हमने फंक्शन कॉल किया, सेवंथ में हमने फंक्शन कॉल किया और वो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। फिर ये फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड को रीड करेगा, फिर थर्ड। अब रिटर्न हमने एस को रिटर्न किया। अब ये रिटर्न कहाँ जाएगा? रिटर्न सेवंथ में। आई के पास एस की वैल्यू आ जाएगी, ये रिटर्न इसको रिटर्न कर देगा आई को, यानी अब ये थर्ड के बाद सीधा सेवंथ में जाएगा। अब ये देखो सेवंथ, और फिर हमने आई को प्रिंट कर दिया सिंपली 8। इस तरीके से इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। तो अब हम समझते हैं आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, पास्ड वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, कि जब प्रोग्राम रन होता है तब हम जो वैल्यूज उसको पास करते हैं, प्रोग्राम रन के टाइम जो वैल्यूज पास होती हैं उन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं।
देखो ये एक प्रोग्राम है, सम हमने जो पहले बनाया था वही प्रोग्राम है। अब इसमें आर्गुमेंट्स क्या है? आर्गुमेंट्स हैं ए और बी, 2 और 4, ए और 2, a+2, b+3। ये आर्गुमेंट्स पास्ड वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। जब प्रोग्राम रन होगा तब ये वैल्यूज इसको पास कर दी जाएंगी। ये होते हैं पैरामीटर्स। ये आर्गुमेंट्स की वैल्यू पैरामीटर्स को पास कर दी जाएगी ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। पास्ड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। ये तभी पास किए जाते हैं जब फंक्शंस को कॉल किया जाए। जैसे जब हमने सम फंक्शन लिख के सम फंक्शन को कॉल किया तभी ये वैल्यूज एग्जीक्यूट की जाएंगी, तभी इन वैल्यूज को पास किया जाएगा। ये 3 तरीके की हो सकती हैं। लिटरल्स मतलब कांस्टेंट वैल्यूज जैसे 1, 2, 3, और वेरिएबल टाइप की हो सकती हैं, मतलब ए, बी, सी, और एक्सप्रेशन टाइप की हो सकती है जैसे a+2, b+2। इस तरीके से हमने तीनों तरीके से इसको बनाकर दिखाया। देखो अब पहले हमने फंक्शन बनाया, सम नाम का फंक्शन है, एडिशन करेगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू हमने मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, ए की वैल्यू 10 की, बी की वैल्यू 20 दी, और सम फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमने ए और बी एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। अब इसमें 10 और 20 पास हुए, ये एक्स और वाई को। एक्स और वाई क्या है? पैरामीटर्स हैं। एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं जो पास किए जाते हैं, पैरामीटर्स वो होते हैं जो वैल्यूज को रिसीव करते हैं। ये हमने वेरिएबल टाइप का बनाया, जैसे कि ए और बी। अब ये ए की वैल्यू 10 उठाएगा, बी की वैल्यू 20 उठाएगा, और 10 और 20 को सम फंक्शन में दे देगा। सम फंक्शन के पैरामीटर्स को 10 और 20 दे देगा। अब हमने बनाया लिटरल टाइप का, लिटरल यानी कॉन्स्टेंट्स। फिर से सम फंक्शन को कॉल किया और उसमें कांस्टेंट वैल्यू पास कर दी। इसमें सिंपल 2 और 4, सिंपल x को 2 मिलेगा और y को 4 मिलेगा, और उनका एडिशन हो जाएगा और उनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने बनाया एक्सप्रेशन यानी a+2, a/2, कुछ इस तरीके से इन्हें एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब देखो सम फंक्शन को हमने फिर से कॉल किया और a+2, a की वैल्यू क्या है? 10। अब 10 + 2 12, यानी यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे b+3, b की वैल्यू क्या है? 20। अब b+3 यानी 23। अब क्या पास हुआ? यहाँ पे 12 आया और यहाँ पे 23। 12 और 23 पास हुआ एज अ आर्ग्यूमेंट। किसमें? एक्स और वाई, जो क्या है? पैरामीटर है। ये पैरामीटर है जिनमें 12 और 23 पास हुआ। इनका अब सम होगा और उसको इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। ये था आर्ग्यूमेंट्स जो पास किए जाते हैं। अब हम देखते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स रिसीव्ड वैल्यूज इन फंक्शन डेफिनेशन, जो वैल्यूज रिसीव करते हैं, जैसे एक्स और वाई ये वैल्यूज रिसीव करेंगे, 10 और 20 को ये रिसीव करेंगे। इट कैन ओनली बी वेरिएबल टाइप, ये सिर्फ वेरिएबल ही हो सकते हैं। यहाँ पे 1 या 2 कांस्टेंट या एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल टाइप ही होएगा। अब जैसे वही फंक्शन है पिछले जो हमने यूज किया। अब इसमें देखो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सम फंक्शन को कॉल किया, उसमें ए और बी आर्ग्यूमेंट पास किए। आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं और पैरामीटर्स वो होते हैं जो वैल्यूज को रिसीव करते हैं। एक्स और वाई रिसीव करेंगे। अब इसके पैरामीटर्स एक्स और वाई हैं। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू एक्स में आया 10 और वाई में आया 20। इस तरीके से इनकी वैल्यू रिसीव हुई और इनका सम हुआ और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया। ये होते हैं पैरामीटर्स, जिन्हें जो रिसीव करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करते हैं, वो होते हैं पैरामीटर्स। अब पासिंग पैरामीटर्स को पास करने के कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? द आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल पैरामीटर्स। द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर मैच्ड विद पैरामीटर्स पोजिशनल वाइज। तो इसका जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जिस ऑर्डर में, जिस पोजीशन में हम जो एलिमेंट्स देंगे, जो हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे, उसी ऑर्डर में ये रिसीव करेगा। अब जैसे अगर हमने ए की वैल्यू 10 दी, बी की वैल्यू 20 दी, ए और बी को पास किया, तो एक्स को मिलेगा 10 और वाई को मिलेगा 20। अगर हम यहाँ पे बी और ए लिख देते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बी और ए लिख देते, तो बी एक्स रिसीव करता और ए वाई रिसीव करता। इसे कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कि जिस पोजीशन में हम इसे लिखेंगे उसी पोजीशन में ये रिसीव किए जाएंगे। अब इसका सेकेंड वे होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? कि हम पहले से जो दिया गया हो, अ पैरामीटर हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर
इज नोन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। जिन पैरामीटर्स की जिनकी वैल्यू पहले ही डिफाइन कर दी जाती है फंक्शन हेडर में, फंक्शन हेडर यानी जो ये पहली लाइन होती है फंक्शन की, डेफ फंक्शन नेम और फिर पैरामीटर्स, इसमें जब वैल्यू पहले ही दे दी जाती है, जैसे इसमें z की वैल्यू 20 दी गई है, ये क्या हुआ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट्स आर मैच्ड विद पैरामीटर्स पोजीशन वाइज, इसमें भी उसी तरीके से पोजीशन वाइज ही मैच किया जाता है। अब देखो सम में हमने सिर्फ a और b दिया जिसकी वैल्यू 10 और 20 है। अब हमने c कोई वेरिएबल नहीं लिया, ना ही उसे पास किया, पर फिर भी ये z को भी काउंट करेगा क्योंकि हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले ही दे चुके हैं। हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले से ही 20 है। इस सम में सिर्फ 10 और 20 का ही नहीं, 10 20 और फिर 20 का प्लस देगा, यानी 50 ये प्रिंट करेगा क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। अब थर्ड होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स विद असाइंड वैल्यूज पास्ड इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। वी कैन राइट आर्गुमेंट्स इन एनी ऑर्डर बट मस्ट गिव वैल्यूज। अब जैसे पहला प्रोग्राम देखो, ये सम ही है, इसमें भी x की वैल्यू 10 दी, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू 30। सम फंक्शन को कॉल किया, तीनों पैरामीटर्स को पास कर दिया पर अलग वे में, y यहाँ पे लिख दिया, x यहाँ और z यहाँ, x y z नहीं लिखा, y x z लिख दिया, उनका ऑर्डर अलग कर दिया। अब y की वैल्यू क्या थी 20, अब x को x रिसीव नहीं होगा, x को y रिसीव होगा क्योंकि हमने इसको पोजीशन वाइज लिखा है, उनकी पोजीशन चेंज कर दी, तो अब x को y रिसीव होगा, y में क्या है 20, अब x को 20 रिसीव होगा, ना कि x की वैल्यू जो थी 10, x को 10 नहीं 20 रिसीव होगा क्योंकि यहाँ पे y पहले लिखा। फिर अगर आगे आता है y, अब यहाँ पे लिखा है x, y को x की वैल्यू रिसीव होगी, x की वैल्यू क्या है 10, अब y को 20 नहीं रिसीव होगा, 10 रिसीव होगा। z को हमने एंड में ही लिखा है और यहाँ पर भी एंड पे लिखा, यानी z की वैल्यू 30 ही रहेगी। x में आएगा y की वैल्यू, y में आएगी x की वैल्यू और z में z की ही रहेगी। आउटपुट आप देख सकते हो, आउटपुट आई 20, 10 और 30। फर्स्ट x को x की वैल्यू क्या थी जो y की थी, x में y आया था ना, तो x की वैल्यू देखो, x में 10 आया, x को y मिली थी, y की वैल्यू क्या थी 20, अब x में क्या आया 20, x की वैल्यू जब हमने प्रिंट की तो उसके फर्स्ट आया 20। अब उसके बाद हमने लिखा था y को किसकी वैल्यू रिसीव हुई थी x की वैल्यू थी 10, यानी y को क्या रिसीव हुआ 10, जब y को प्रिंट किया तो वैल्यू आई 10। अब z की वैल्यू, z को z ही रिसीव हुआ, z की वैल्यू 30 थी, उसकी वैल्यू एज इट इज 30 ही रही। ये था फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखो सेकंड प्रोग्राम, ये कीवर्ड आर्गुमेंट से बनाया गया। जैसे कि इसमें होता था कि अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उसको भी अलग अलग वैल्यू रिसीव होती है, x को x की रिसीव नहीं होगी, x को उसकी रिसीव होगी जो x के प्लेस पे लिखा। पर अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं तो हम x को x की वैल्यू ही देंगे, y को y की ही वैल्यू देंगे, अगर चाहे हम जिस मर्जी ऑर्डर में लिख दें। अब देखो हमने फंक्शन बनाया सम नाम से, उसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। सम में क्या है, y की वैल्यू 20 दी है, x की वैल्यू 10 दी है, z की वैल्यू 30 दी है। इसे पहले से ही डिफाइन किया, जैसे हमने इसमें तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि x की वैल्यू 10, इसमें हमने फंक्शन कॉल के टाइम से डिफाइन किया। y को 20 दिया, x को 10 दिया, z को 30 दिया। अब जब ये फंक्शन कॉल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जब ये पैरामीटर में रिसीव होंगे तो x को x रिसीव करेगा, ना कि x को y। हालांकि हमने ऑर्डर उल्टा लिखे हैं पर फिर भी x को ये x रिसीव होगा क्योंकि ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। x को x की वैल्यू रिसीव होगी, y को y की वैल्यू रिसीव होगी और z को z की वैल्यू रिसीव होगी। और जब हम प्रिंट करेंगे तो उसकी आउटपुट भी एज इट इज सेम ही रहेगी। जैसे x की वैल्यू थी 10 तो x को 10 रिसीव होगा, ना कि 20। x की वैल्यू प्रिंट करने पे आया 10, y की वैल्यू प्रिंट करने पे आया 20 और z की वैल्यू प्रिंट करने पे आया 30, ना कि जैसे इसमें पोजीशनल आर्गुमेंट्स थे तो इसकी वैल्यू भी अलग अलग हो गई थी। अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं तो हम उसका ऑर्डर उल्टा लिखकर भी उसको एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था 3 तरीके, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड पोजीशनल आर्गुमेंट्स। रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, तो हम देखते हैं कि फंक्शन से वैल्यू किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन से रिटर्न की जा सकती है। 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फंक्शंस 2 तरह के हो सकते हैं, नॉन वॉइड फंक्शंस एंड वॉइड फंक्शंस। नॉन वॉइड फंक्शंस में भी आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट हो सकता है।
वॉइड फंक्शंस में भी विद और विदाउट आर्ग्यूमेंट होता है। तो हम पहले समझते हैं कि नॉन वर्ड फंक्शंस एंड वॉइड फंक्शंस होते क्या हैं। नॉन वर्ड फंक्शंस दैट रिटर्न वैल्यूज थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट, जो फंक्शंस रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यूज को रिटर्न करते हैं उन्हें नॉन वर्ड फंक्शंस कहते हैं। वॉइड फंक्शंस दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट। वॉइड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो बिना रिटर्न वैल्यू के या तो वैल्यू को प्रिंट करा देंगे फंक्शन में प्रिंट करा देंगे या एग्जीक्यूट करा देंगे, पर कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कराएंगे मेन स्टेटमेंट में, उन्हें वॉइड फंक्शंस कहते हैं। अब नॉन वर्ड फंक्शंस में देखो, विद आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। नॉन वर्ड फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, हमने सम फंक्शन लिया, दो एलिमेंट्स को ऐड किया, उसकी वैल्यू को रिटर्न किया। नॉन वर्ड फंक्शंस में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को रिटर्न करते हैं थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट। देखो अब मेन प्रोग्राम में आते हैं। ए की वैल्यू हमने 10 ली, बी की वैल्यू 20 ली, पी एक वेरिएबल है जिसमें हम इन दोनों का सम लिया, सम फंक्शन को कॉल किया। अब ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई में की, दोनों का सम हुआ और उसका सम की वैल्यू एस में स्टोर हुई। एस को फिर हमने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न किया। कहाँ रिटर्न किया, पी वेरिएबल में, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे हमने इसकी वैल्यू को रिटर्न किया फिर से, और फिर प्रिंट पी कर दिया। अब विद आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो वैल्यूज पास की जाती हैं। ए और बी हमने यहाँ पे पास की हैं, तो ये विद आर्ग्यूमेंट्स है। हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट्स लिए और आर्ग्यूमेंट्स को पास किया पैरामीटर्स में, जिसमें उसका कैलकुलेशन हुए, इसका एल्गोरिथम्स लगे और उसकी वैल्यूज को एंड में रिटर्न कर दिया गया उसी में, और उसको बाद में प्रिंट किया गया। अब नॉन वर्ड फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कि हमने आर्ग्यूमेंट्स मेन स्टेटमेंट में नहीं लिए, हमने वैल्यूज को डिफाइन फंक्शन में ही किया। अब जैसे देखो, ये हमने मेन प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लिया, यहाँ पे पी एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने सीधा सम फंक्शन को कॉल किया, कोई इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। सम फंक्शन के बीच में हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। अब ये सम फंक्शन कॉल हुआ और अब ये यहां से स्टार्ट हुआ। ए की वैल्यू इसी में फंक्शन में ही आई, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, ये फंक्शन में ही दी गई, ना कि मेन प्रोग्राम में। अब रिटर्न एक्स प्लस वाई, अब रिटर्न तो उसने किया, एक्स प्लस वाई का इन दोनों का सम उसने रिटर्न किया, पर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए गए। रिटर्न किया, पी में ही रिटर्न किया और पी को प्रिंट किया। ये होते हैं नॉन वर्ड फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। विद आर्ग्यूमेंट्स में हम आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं, विदाउट में हम आर्ग्यूमेंट्स यूज नहीं करते, हम उसी में उसकी वैल्यूज को डिफाइन करके अपना कोड को रन करते हैं। अब हम देखते हैं वर्ड फंक्शंस। वर्ड फंक्शंस भी दो तरह के होते थे, विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। वर्ड फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, सम नाम का ही फंक्शन लिया, ये पूरा कोड आपको पता ही है। तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। अब सम फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे हमने सम फंक्शन कॉल किया और ए और बी की वैल्यू, जो ए और बी को एज आर्ग्यूमेंट पास किया इसके पैरामीटर्स में, एक्स और वाई पैरामीटर्स में ए और बी 10 और 20 को पास किया, उसका एडिशन हुआ। पर यहाँ पे अब कुछ रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ पे सीधा से प्रिंट कर दिया गया। यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं था जिसमें वैल्यू रिटर्न की जाए, बस यहीं पे इसकी प्रिंट कर दिया, यहीं पे इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, इसके आगे नहीं गया। ये फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता उन्हें वॉइड फंक्शंस कहते हैं। ये विद आर्ग्यूमेंट्स थे, इसमें भी आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए। अब ये देखो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, इसमें भी वैसे ही है कि आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास नहीं किए, बस ए और बी की वैल्यू फंक्शन में ही डिफाइन की गई, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। अब इसमें प्रिंट एक्स प्लस वाई, रिटर्न एक्स प्लस वाई नहीं है, ये सीधा प्रिंट ही करेगा, ना कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा मेन प्रोग्राम में। ये होते हैं वॉइड फंक्शंस। वॉइड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो, अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी हो फंक्शन से, जैसे यही फंक्शन है, इसमें हमने एडिशन भी करवाना है, सब्सट्रैक्शन भी कराना है। अब दोनों फंक्शन हमने एक ही साथ करवाने हैं और दोनों की वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में लेनी। तो देखो, एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20, वाई एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10। अब हमने दो वेरिएबल लिए, इसकी वैल्यू किसी एक वेरिएबल में नहीं, दो वेरिएबल में स्टोर कराए, सम में और एस बी यानी सब्सट्रैक्ट में। इस फंक्शन को कॉल किया, इसकी वैल्यू एक्स और वाई हमने आर्ग्यूमेंट पास किए, एक्स और वाई आर्ग्यूमेंट हमने पास किए ए और बी पैरामीटर में। रिटर्न क्या आया, ए प्लस बी 30 रिटर्न आया और ए माइनस बी 10 रिटर्न आया। इसमें अब दो वैल्यूज रिटर्न में आई, 30 और 10।
अब 2 वैल्यूज रिटर्न आई है, अब इन्हें 2 वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अब देखो ये सम में स्टोर हो गया एडिशन, एसबी में स्टोर हो गया सब्सट्रैक्शन। जो फर्स्ट वैल्यू थी वो फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो गई, जो सेकंड वैल्यू आई उसे वो सेकंड वैल्यू में स्टोर कर लिया गया, और फिर प्रिंट किया एसएम और एसबी को, दोनों को प्रिंट किया कोमा लगा के। ये आउटपुट आ गई 30 और 10, क्योंकि हमने 2 अलग अलग वेरिएबल में इसे स्टोर किया था। यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं लेते, अगर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते और फिर सेम प्रोग्राम को रन करते तो क्या होता। तो हम इसे पाइथन में रन करके देखते हैं। अब देखो ये पाइथन में मैंने कोड लिखा है, बिल्कुल सेम कोड है, बस यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने की जगह मैंने सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर कराया, वो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10। ऐसे एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 2 वैल्यू स्टोर करा दी, फंक्शन कॉल किया, उसमें 2 वैल्यूज रिटर्न आएंगी और 2 वैल्यू स्टोर होंगी, और फिर उसे प्रिंट किया। तो अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि इसमें तो अब 2 वेरिएबल स्टोर हुए हैं, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो देखो इसकी आउटपुट में टपल शो कर रहा है, क्योंकि एक ही वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर की गई है, तो उसने इसे टपल फॉर्म में दे दिया। तो ये होता है जब हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो टपल देता है, और अगर हम 2 वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो इंडिविजुअल वैल्यू देता है, हर एक की अलग अलग वैल्यू देता है। तो अब हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रोग्राम विद इन विच अ वेरिएबल इज लीगल एंड एक्सेसिबल इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। मतलब एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम में कोई वेरिएबल कहां तक एक्सेसिबल है, एक वेरिएबल को कहां तक एक्सेस किया जा सकता है, एक प्रोग्राम में कितने पार्ट तक उसे एक्सेस किया जा सकता है, उसे बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। 2 तरह के मेजर स्कोप्स होते हैं, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? अ वेरिएबल क्रिएटेड इन द मेन बॉडी ऑफ पाइथन कोड इज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। जो वेरिएबल मेन प्रोग्राम में यानी फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल क्रिएट किया जाता है उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, चाहे वो फंक्शन हो या फिर चाहे मेन प्रोग्राम हो, उसका स्कोप पूरे फंक्शन में रहेगा। इसे कहते हैं ग्लोबल स्कोप, कि पूरे फंक्शन में स्कोप होना, इसे कहते हैं ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है? वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन belongs to the local scope of that function and can only be used inside that function। कि जो वेरिएबल हमने किसी फंक्शन के अंदर बनाया उसे सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज किया जा सकता है और उसी फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है, उसे बोलते हैं लोकल स्कोप, कि वो लोकली यूज किया जा सकता है, अपने फंक्शन के अंदर लोकल यूज किया जा सकता है, पर मेन प्रोग्राम में उसका यूज नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं लोकल स्कोप। तो ये था दो मेन स्कोप होते हैं, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। अब हम बात करते हैं नेम रेजोल्यूशन की। जैसे हमने अब स्कोप पढ़ा, लोकल और ग्लोबल स्कोप होता है, तो इंटरप्रेटर को कैसे पता चलता है कि वो पहले कौन सा उठाए, पहले किसको प्रेफर करे। अगर मान लो लोकल भी दिया हो और ग्लोबल भी दिया हो, तो हमने प्रिंट कराया हो, तो लोकल उठाएगा कि ग्लोबल उठाएगा, ये इंटरप्रेटर को कैसे पता चलता है? ये पता चलता है LAGB रूल। ये मतलब लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल एंड बिल्ट इन। वो पहले लोकल स्कोप चेक करेगा, फिर एनक्लोज्ड चेक करेगा, फिर ग्लोबल चेक करेगा एंड देन बिल्ट इन चेक करेगा। हमारे सिलेबस में मेन लोकल एंड ग्लोबल ही है। एनक्लोज्ड एंड बिल्ट इन की सिर्फ आप डेफिनेशन पढ़ लो। लोकल स्कोप डिफाइंड इनसाइड फंक्शन एंड क्लास। किसी फंक्शन या क्लास के अंदर जो डिफाइन किया जाता है कोई वेरिएबल, उसका स्कोप सिर्फ लोकल ही में होता है, लोकल ही होता है, उसे कहते हैं लोकल। कि पहले पाइथन इंटरप्रेटर सिर्फ लोकल में चेक करेगा कि इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल जो प्रिंट कराने को या एग्जीक्यूट कराया गया वो इस फंक्शन में दिया गया है या इस फंक्शन के बाहर दिया गया। ये होता है लोकल, कि वो फर्स्ट चेक करेगा कि लोकल है। फिर एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में वेरिएबल को कॉल किया गया या उसका यूज किया गया तो वो चेक करेगा कि कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन है जिसमें ये वेरिएबल डिफाइंड हो। अगर इसमें भी नहीं है तो वो जाएगा ग्लोबल। ग्लोबल मतलब कि पूरे प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिफाइन किया गया जिसको वो उठा सके रन करने के लिए, उसका यूज करने के लिए। फिर वो चेक करता है बिल्ट इन। रिजर्व्ड नेम्स इन पाइथन, वो नेम बिल्ट इन मॉड्यूल्स में सेव होते हैं, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये होता है LAGB रूल, कि इंटरप्रेटर किस हिसाब से उठाता है कि कौन से वेरिएबल का यूज करना है। इसे नेम रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसका शॉर्ट नेम होता है LEGB, लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल, बिल्ट इन। इस फॉर्म से वो इंटरप्रेटर उठाता है कि कौन सा वेरिएबल उसने यूज करना है। हम समझते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ड आर्ग्यूमेंट्स।
कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, ये तो आप सबको पता होगा। इम्यूटेबल मतलब जिसे चेंज किया जा सके उसकी प्लेस से, इम्यूटेबल जिसकी वैल्यू को नहीं चेंज किया जा सकता। अब हम पहले पढ़ते हैं कि पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप वैल्यू टू एन फंक्शन। पहले हम इम्यूटेबल से सीखते हैं कि इम्यूटेबल को पास कैसे किया जाए। अब हमने एक फंक्शन लिया XYZ नेम से, इसके मेन प्रोग्राम है, एन की वैल्यू हमने 3 दी और फिर एन को प्रिंट किया। फिर फंक्शन जो हमने बनाया XYZ उसको कॉल किया, उसमें आर्ग्यूमेंट दिया n और फिर उसको प्रिंट कराया। अब यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको, n की वैल्यू 3 और प्रिंट n की वैल्यू 3 थी तो उस प्रिंट करने पे n ने 3 दे दिए। अब आया XYZ, जब उसने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 3 गया, फंक्शन में यहाँ पे 3 गया, x को 3 रिसीव हुआ, प्रिंट x, यानी अब x को तो 3 है रिसीव, तो x की जगह क्या आएगा 3, x ने क्या दिया 3। अब आया x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, हमने x की वैल्यू चेंज कर दी, x की वैल्यू कर दी x प्लस 2। अब x की वैल्यू थी 3 प्लस 2 5, अब x की वैल्यू हो गई 5। अब प्रिंट को, जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट फिर से रन की, x को फिर से प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू आई 5। पर जब हमने बाहर जाके मेन प्रोग्राम में फिर से प्रिंट n किया तो उसकी वैल्यू 3 रही, 5 नहीं हुई, क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इसे उसके चेंज नहीं किया जा सकता। इसे एक बार सिर्फ चेंज किया गया, उसका यूज कर लिया गया, उसके बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम समझते हैं पासिंग एन म्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन। अगर हम म्यूटेबल पास करें तो सेम फंक्शन है, हमने अब इस बार एक लिस्ट ली, पिछली बार एक स्ट्रिंग था, इस बार हमने लिस्ट ली जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 3 4 5, फिर उस लिस्ट को प्रिंट किया, प्रिंट एल जो लिस्ट थी सेम टू सेम प्रिंट हो गई। फिर हमने उस फंक्शन को कॉल किया XYZ और उसमें इस लिस्ट को एज आर्गुमेंट पास किया। अब ये सी में लिस्ट रिसीव हुई है, 3 4 5 एक लिस्ट रिसीव हुई है, प्रिंट सी। जब सी को प्रिंट कराया तो एज इट इज वही लिस्ट सेम टू सेम प्रिंट हो गई। पर अब हमने यहाँ पे सी का 0th एलिमेंट, यानी सी का 0th एलिमेंट को 7 कर दिया। अब यहाँ पे 7 4 5 है, ना कि 3 4 5। अब यहाँ की लिस्ट 7 4 5 जब हमने प्रिंट किया तो वो 7 4 5 प्रिंट करेगा, यहाँ तक तो ठीक। पर जब हमने फिर प्रिंट एल किया, लिस्ट को फिर प्रिंट किया, तो फिर भी वो 7 4 5 ही दिखा रहा है, क्योंकि ये म्यूटेबल टाइप है और ये अपना एलिमेंट चेंज कर लेती है। तो इस तरीके से ये था म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्ट आर्गुमेंट्स। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये चैप्टर वर्किंग विद फंक्शंस। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको पता है ग्राफिकल वे से आदमी को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है, बजाय टेक्स्ट या किसी और चीज के। तो मैंने उसी तरीके से कोशिश किया कि आपको पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकूं, ताकि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ आ सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करिए। हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए। अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं फिर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप इसे PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लो अपने रिवीजन के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।